Hello students, welcome you all. Starting with the next topic, that is scalars and vectors. Just now we have winded with the concept of units and measurement. आज से important topic चल रहा है हमारा scalars and vectors. अगर देखा जाएगा बच्चों तो ये हर एक concept में काम आने वाला है. आगे जो भी हम chapters पढ़ेंगे फिर वो physics 1 के होने दो या physics 2 के, और vectors it's one of the most important concept जो एवरी टॉपिक में आता ही है, मैक्सिमम टॉपिक्स में आएगा ही आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट कर दो बच्चों कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स. जैसे अब तक हमने ना बेसिकली अगर देखा जाएगा तो हमने अब तक पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. यस सर. सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? यस, एनी आइडिया? यस सर. फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. यस और नो? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. उसको हमने दो अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया था. एक था फंडामेंटल और एक था डिराइव. फंडामेंटल मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट, एंड जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द मेजरमेंट आर टर्म्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्लियर विद दिस? ओके. सो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बच्चों, और हम लोग ने दो एक अलग कंसेप्ट देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए. वहाँ पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल था. अब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को अगेन हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स में बाइफर्गेट करेंगे. एक स्केलर्स और एक होता है वेक्टर्स. नाउ बेसिकली व्हाट आर स्केलर्स? स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है सिर्फ आप उसका मैग्नीट्यूड बताओगे ना, दैट्स इट, बहुत हो गया. ठीक है, समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है. Cleared with this? The physical quantities which has only magnitude are termed as scalar quantities. Cleared? And the physical quantities which has, अगर vectors को देखेंगे तो magnitude plus direction. तो वो physical quantities के पास दोनों होता है, मतलब magnitude भी होता है और direction भी होता है. ऐसे physical quantities को हम लोग कहते हैं बच्चों vectors. Cleared with this? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्केलर्स का बेसिक एग्जांपल कैसे. नाउ अगर हम मास की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? मास. तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्लियर्ड विद दिस? नाउ सपोज यू आर गोइंग टू ग्रोसरी शॉप, ठीक है, और आप उसको कुछ बोल रहे हो कि मेरे को ये 2 kg दे दो. सो क्या दैट्स इट ना? 2 kg दे दो मतलब पता चल गया हाँ भाई 2 किलो चाहिए. क्या बोलेगा गिव मी 2 kg इन द नॉर्थ, गिव मी 2 kg इन द ईस्ट. will say how mad you are, get lost from here. बराबर है ना? So 2 kg that's it, कि मेरे को 2 kg चाहिए. हाँ या ना? So ये फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ आपने क्या बताया कि इतना मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब हमने ये कहा कि अभी का जो लेक्चर है दैट इज फॉर 1 hour, बस दैट्स इट. मतलब मेरे को और कुछ चीज का जरूरत ही नहीं पड़ रहा उसको स्पेसिफाई करने के लिए. दैट 1 hour, 1 hour in the east, 1 hour in the west, 1 hour I will be standing. क्या जरूरत है? 1 hour that's it. मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड. समझ रहे ना बच्चों? ओके. अब हम लोग ने कहा इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द स्केल इज 5 मीटर या 2 मीटर सपोज. सो दैट्स इट. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. 2 मीटर वैन आई एम होल्डिंग लाइक दिस, और 2 मीटर वैन आई एम होल्डिंग लाइक दिस. या इंक्लाइन रहेगा तो ही 2 मीटर है, या ऐसा रहेगा तो 2 मीटर है. जरूरत है क्या स्पेसिफाई करने का? नहीं. तो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये सब कौन से क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है. समझ रहे हो बच्चों? क्लियर्ड विद दिस? ओके. टेम्परेचर, किसकी बात हो रही है बच्चों? टेम्परेचर. इट्स अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ आप बताओ यस टुडेज वेदर इज 32 डिग्री, बराबर है ना? बस दैट्स इट. अब क्या बोलेगा 32 डिग्री इधर चल रहा है, 32 डिग्री उधर चल रहा है, इधर मेरे को 30 डिग्री. नो नीड टू स्पेसिफाई, दैट्स इट. इतना बता दिया 32, एक को आइडिया आ जाता है तुम क्या कहना चाहता है. तो दैट इज टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्केलर. अब आगे बढ़ते हैं. वेक्टर्स. वेक्टर्स के पास दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन. मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन.
सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ओके, जैसे लेक्चर चल रहा था, मैंने बोला बेटा यू गो डाउन, ओके 5 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा है, उससे पार्सल लेके आना है. सो यू विल से ना सर 5 मीटर कहाँ पे, वेर इज स्टैंडिंग, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, या कितने एंगल पे 5 मीटर आई हैव टू गो. जब तुम ऑटो में जाता है बेटा तो हम स्पेसिफाई करते हैं ना डायरेक्शन, बराबर है. हर टाइम थोड़ी वो पान पट्टी वाला रहेगा जो बताएगा इधर से लेफ्ट या उधर से राइट. क्लियर विद दिस. एवरी टाइम अभी गूगल मैप्स तो अभी काम कर रहा है, बराबर है, बट बेसिकली डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करना मांगता है ना. सपोज आई हैव टू गो टू सपोज विवा कॉलेज और वर्तक कॉलेज, तो किधर है वर्तक कॉलेज, स्टेशन से 2 किलोमीटर. आई एम एट वसई स्टेशन, आई एम सर्चिंग कि 2 किलोमीटर कहाँ पे जाऊँ, तो बोलना मांगते 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आओ या 2 किलोमीटर साउथ की तरफ आओ. मतलब और भी एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है, दैट इज डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, बराबर है. नाउ फॉर एग्जांपल अब ये स्केल है, बराबर है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, बराबर है. अगर मेरे को इसको आगे धक्का मारना है तो मुझे ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. अगर आगे है तो ऐसे, या तो इस तरीके से पुश करो, यहाँ से पुल करो, या तो यहाँ से पुश करो, मतलब डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है. तो फोर्स ये कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर. तो फिजिकल क्वांटिटी फीचर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्लियर विद दिस. ओके, तुमने बोला मैं गाड़ी चला रहा है, ओके माई स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बता दिया कि वो उसका मैग्नीट्यूड है. बट आई एम गोइंग 5 मीटर, आई एम गोइंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड. इन विच डायरेक्शन, ओके इन ईस्ट. I am going with 5 meter per second. In which direction? In west. मतलब you have to specify the direction. तो specify करना ही जरूरी है, क्या, डायरेक्शन. तो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, समझा. क्लियर विद दिस. तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टर्म्ड एज वेक्टर्स. स्केलर्स को हम अब तक जैसे ट्रीट करते आ रहे हैं ना, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे इसको ट्रीट करने का. बट इसके लिए कुछ नए लॉज लगेंगे, कुछ नए प्रॉपर्टीज लगेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सो बेसिकली व्हाट आर स्केलर्स, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर टर्म्ड एज स्केलर्स. फॉर एग्जांपल मास की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके. या फिर टेम्परेचर की बात करेंगे, इट्स अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे अभी एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज कैसे करेंगे, सिंपल. अगर एक मास दिए m1 इज इक्वल टू 2 kg एंड m2 इज इक्वल टू 3 kg, बराबर है. अगर व्हाट इज सम ऑफ टोटल मासेस, क्या करेंगे 2 + 3. ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 5 kg. सिंपल, ठीक है. क्लियर विद दिस. मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने को टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स और आगे जाने को लग रहा है 3 सेकेंड्स. टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 सेकेंड्स. स्केलर को बेसिक जैसे अब तक हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैसे ही ऐड करने का, वैसे ही उसको सब्ट्रैक्ट करने का, वैसे ही उसको डिवाइड करने का. क्लियर विद दिस. वैसे उसको मल्टीप्लाई करने का. ठीक है. अब इन आर टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल के लिए हमको 2 ही क्वांटिटीज, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स. बट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाएगा, हम लोग बाद में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. और एक क्वांटिटी होता है टेंसर. हाँ सर, टेंसर ये क्या होता है सर, स्केलर वेक्टर तो बचपन से सुनते आ रहे, टेंसर क्या होता है. ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर. ओके. और जो वेक्टर्स के लॉ को भी ओबे करेगा ना, उसी को हम कहेंगे वेक्टर, बराबर है. तुम स्कूल जाते थे बच्चों, क्लियर विद दिस. क्या रोज अपने हैप्पी बर्थडे बनाने जाते थे, नो. आप स्कूल के रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन को फॉलो करते थे. सर डिसिप्लिन नहीं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को, बराबर है ना बच्चों. यूनिफॉर्म जाते थे ना बेटा, विदाउट यूनिफॉर्म दे विल अलाउ यू टू एंटर द स्कूल, नो. मतलब इफ यू आर नॉट फॉलोइंग आवर रूल्स, आवर रेगुलेशंस, आवर लॉज, आई विल किक यू आउट. ये वेक्टर्स भी यही कहता है, अगर तेरे को मेरे में रहना है, बराबर है, तो तेरे को मेरा लॉज ओबे करना पड़ेगा. बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिनके पास डायरेक्शन होता है, बट वो वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करते.
वेक्टर किक करता है, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू आर नॉट वेक्टर। बोलते ठीक है, आज तूने मेरे को धक्का मारा, मैं अपने एक अलग दुनिया बनाऊंगा, और वो दुनिया को नाम दिया उसने टेंसर। कुछ एग्जांपल दे सकते हो उसका टेंसर का? यस, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन है? फोर्स। देखना एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट है आज के लेक्चर में। फोर्स इज कौन सा क्वांटिटी? कौन सा क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर्ड विद दिस? ओके। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एक एक आई एम अभी के लेक्चर में कोई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे स्पीड क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं वेलोसिटी क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करना। ये सब के बारे में आगे आगे डिटेल में एक एक चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सब मोशन इन वन डायमेंशन, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कौन सा क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर्ड विद दिस? मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। सर आई डोंट नो अबाउट मोमेंटम, मैंने बोला तुम लोग को, अभी हम लोग को ये सब के बारे में मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर आने वाला आगे। क्लियर्ड विद दिस? ओके। अब देखने का, अब फॉर एग्जांपल वेक्टर का एक सिंपल लॉ भी बता रहा हूँ ताकि टेंसर कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बाद में आगे और बढ़ते। अगर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया 3 न्यूटन, यहाँ से अप्लाई किया 3 न्यूटन, कितना हुआ? क्या ये मूव होने वाले हैं? नहीं सर। अगर एक ब्लॉक है बच्चों, सपोज एक ब्लॉक है, बराबर है, एक बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने, टेंसर एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, आई एम पुशिंग फ्रॉम हियर विद 3 न्यूटन, वहाँ सामने से, बराबर है ना, मेरे घर का एक ब्लॉक था उसको मेरे को शिफ्ट करना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, सामने से मेरी वाइफ बोलती नहीं इधर ही अच्छा लगता है, इधर ही रखने का। शी इज ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक मूव होने वाला है? नो सर। मैं भी इधर से 3 न्यूटन से धक्का मार रहा है, वो भी उधर से 3 न्यूटन से धक्का मार रहा है। मतलब वेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट लॉ भी के लिए याद रखना कि ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी रहेगा ना, जब भी तुम कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना, तो वेक्टर्स बोलते हैं सब्ट्रैक्शन करने का। क्या करने का? सब्ट्रैक्शन। क्लियर्ड विद दिस? बट अगर टेंसर की बात करेंगे, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल करंट ले लेते हैं। प्रेशर इज ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी, दैट विल डिस्कस इन चैप्टर कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। पे फिलहाल के लिए करंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो करंट इज विच क्वांटिटी? इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर लिखना, बट करंट वेक्टर नहीं। सर करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, बट बेसिकली अगर मैंने कहा यहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, देखो ना बच्चों, अगर हम ऐसा है, बराबर है, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, क्लियर्ड विद दिस? बराबर है। अगर यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है तो कंफर्म आंख में थोड़ा सा माता जी आएगा, वहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है तो और माता जी आएगा। अगर ये वेक्टर होता तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होते तो क्या होते? सब्ट्रैक्ट होते। मतलब यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से कितने एम्पियर का माता जी आया? 3 एम्पियर, इधर से भी 3 एम्पियर दे रहे, अब नॉर्मल हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम नॉर्मल नहीं होता है, इनफैक्ट हमको ज़्यादा झटका लगता है। मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, बराबर ना। यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, हमको लगा कितने का जोर का झटका? कितने का? 6 एम्पियर का। दैट्स इट। मतलब क्या कहा सर ने? मतलब ये कहा कि वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? ऐड हो रहा है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ में ये पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल है ना, मेरे को सिर्फ एग्जांपल देना है, दैट्स इट। हमारा जो आज का फोकस है ना वो किसके ऊपर है पता है तुम लोग को? ये इसके ऊपर है, स्केलर्स के ऊपर और वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज करंट डज नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ। तो अभी हमको यही समझ में आना मांगता है, वेक्टर सिर्फ और सिर्फ मतलब यही नहीं कि सिर्फ इसके पास सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। ये वो क्वांटिटीज होते हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और ये कुछ लॉस को ओबे करते हैं। जो लॉस को ओबे नहीं करते वो वेक्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम टेंसर कहते हैं। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं दिया तो स्केलर लिखना, बट वेक्टर नहीं लिखना। क्लियर विद दिस? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। अगर ग्रीक में देखेंगे तो वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं कैरियर। क्या कहते हैं बच्चों? कैरियर। कैरियर मतलब विच गिव्स अस डायरेक्शन, जो हमको क्या देता है? डायरेक्शन देता है। क्लियर विद दिस? ग्रीक में इसका नाम है कैरियर, ठीक है बच्चों। तो जो हमको डायरेक्शन के बारे में बताता है दैट इज नॉट एज कैरियर। क्लियर विद दिस?
कुछ डाउट है अब तक? कंसेप्ट समझा बेसिकली. सो व्हाट आर स्केलर्स? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. व्हाट आर वेक्टर्स? फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड टेंसेस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ. यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे प्रेशर इज अ विच क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी. क्लियर्ड विद दिस? ओके. एंड आगे के एग्जांपल्स हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट समझा, ठीक है. अब इसी को और आगे बढ़ा दे बच्चों. जैसे अभी हम एक सिंपल कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं. जैसे अभी ये तो हम लोग को समझ गया कि किस तरीके से होता है वेक्टर्स, बराबर है. स्केलर्स को नॉर्मली ऐड करने का जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है. और वेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा और पीएचडी करते हैं, ध्यान देना. सो वेक्टर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे उसके कुछ लॉस. वो लॉस के बारे में डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिलहाल याद रखने का. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. कि हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. यस, अटेंशन होगा ये. अ वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड by writing bar on उसका एड. by writing bar, इसको पढ़ते ए बार, या तो उसके ऊपर एरो लिखो, ऐसे रिप्रेजेंट करता है. अल्फाबेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. कैसे? ए बार. क्लियर विद दिस? या तो ए, ठीक है. या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, बड़ो लिखो तो भी चलता है, छोटो लिखो तो भी चलता है. ए के ऊपर एरो, या फिर ए बार, ठीक है. ई है. That is, तो वेक्टर्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग बार ऑन उसका हेड. उसके हेड के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? हमेशा बार. क्लियर विद दिस? बट ग्राफिकली अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, कैसे? ग्राफिकली, बराबर है ना बच्चों? तो ये एरो से करते हैं. तो इंपॉर्टेंट, एक कुछ इस तरीके से, ये ग्राफिकली है, बराबर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ये तो मैग्नीट्यूड है इन ईस्ट. तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा ये एक्सिस होता है, ये क्वाड्रेंट्स है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. इट्स लाइक दिस. हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है. नॉर्थ ऊपर नहीं होता, हमेशा याद कैसे रखने का? दिस इज ईस्ट, राइट हैंड, तो ये वेस्ट. तो सामने जो होगा वो होगा नॉर्थ, और पीछे वाला होगा साउथ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब अगर ऐसे देखोगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ ऊपर नहीं है, सामने. दैट मीन्स आपने क्या स्पेसिफाई किया? ये जो कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है, उतने स्पीड से ईस्ट की तरफ बढ़ रही है. ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस. बट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ओवर हियर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. सो हमने ना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या बताया क्या? 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया. तो दिस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. किसको बच्चों? वेक्टर्स को. मतलब ये जो एरो है ना, ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन, ओके. और ये जो लेंथ है ना, ओके, ये इंडिकेट करता है उसका मैग्नीट्यूड. द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, बिकॉज यहाँ पे लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, बराबर है ना बच्चों? तो 5 सेंटीमीटर हमने अज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. दैट इज लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड. क्लियर विद दिस? कुछ इस तरीके से. कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज हमने कहा आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अब साउथ वेस्ट किधर हुआ सर? साउथ वेस्ट कहीं पे, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट एग्जैक्टली दोनों के बीच में होगा. एग्जैक्टली दोनों के बीच में मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे जैसे साउथ वेस्ट. मतलब ये कितने का लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग? ये 3 न्यूटन. तो ये दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन? साउथ वेस्ट डायरेक्शन. समझ रहा है? मतलब ग्राफिकली उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन
and the length is directly proportional to its magnitude. बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने स्केल लिया है सेंटीमीटर का और ये मीटर पर सेकेंड में था, यहाँ पे हम लोग ने स्केल लिया है सेंटीमीटर का और ये न्यूटन में था, इसलिए क्लियर विद दिस। कुछ पॉइंट में डाउट है यहाँ पे, तो बेसिकली इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना ग्राफिकली। हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, दैट इज ए बी बार। इसको हम लिखते हैं दैट इज ऐसे लिखते हैं ए बी बार, कंसेप्ट समझना, ए बी बार। जहां से शुरुआत हुई थी ना, ये पॉइंट को हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और ये एरो जहां पे जा रहा है, हेड कर रहा है, इसको हम कहते हैं हेड। तो वेक्टर्स के पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। हेड मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, टेल मतलब कहां से इसने शुरुआत की थी। क्लियर विद दिस, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट है, समझा बच्चों, ठीक है। अब धीमे धीमे देखेंगे आगे। ये ए बी बार को हम किस तरीके से लिखते हैं, ए बी बार इज रिटन एज बी बार माइनस ए बार। नाउ जस्ट रिमेंबर, आई विल एक्सप्लेन दिस जब डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। मतलब हमेशा एक याद रखने का, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। वैसे अगर इन्होंने सी डी बार की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू डी बार माइनस सी बार, फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे ए एफ बार की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ बार माइनस ए बार। सब ये वेक्टर में बराबर है, ये दो, और ये जो सिंगल टर्म है, ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, हाँ, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ये हमको उसका पोजीशन बताता है कि एक्चुअली ये कुटे आहे, किधर है, दैट इज टर्म्ड एज पोजीशन वेक्टर। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कि कहां से शुरुआत हुई थी और कहां पे खत्म हो रही है। क्लियर विद दिस। हाँ, ये क्या है सर, नहीं समझा अभी भी, पोजीशन वेक्टर में और ये वेक्टर में डिफरेंस क्या है। पोजीशन वेक्टर मतलब इट्स अ इंडिकेशन कि एक्चुअली में पॉइंट किधर है। एक्सप्लेन करता है, एक एक पॉइंट समझना। जैसा अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, सुनना यहाँ पे, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना बच्चों। सो अगर हमने कहा बच्चों, ये हमने ओरिजिन लिया, बराबर है, तो ये पॉइंट ए यहां पे था, तो दिस इज ए बार, जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मतलब यहां से लेके यहां तक ए है, समझ रहे हैं बच्चों, दिस इज ए बार। मतलब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक कोई भी रेफरेंस के हिसाब से तुम किधर है। जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ओरिजिन रेफरेंस लिया, यहाँ पे रेफरेंस के लिए ओरिजिन, तो रेफरेंस के हिसाब से तुम किधर है। And your parents call you and all. Where are you? Sir, in the class. मतलब घर के हिसाब से you are in the class. That means the home is taken as origin. It is taken as reference. तो उसके हिसाब से तुम क्लास में है, समझ रहा है? Okay. Now, after some time you are over here. ये है B, बराबर है। So now parents asking where are you? फ्रेंड्स के साथ बाहर आया है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यू ओवर हियर, मतलब दिस इज बी बार, दिस इज क्या बोला बच्चों, बी बार। एंड दिस फ्रॉम हियर टू हियर, बराबर है ना बच्चों। तुम ऐसे गया ना, अब थोड़ी यहां से यहां पे वापस यहां पे जाएगा। अब हम यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, दिख रहा है बच्चों, समझ रहा है, तो जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दैट इज ए बी बार। हम यहां से यहां तक गए, मतलब ए is a position of point A with respect to origin. B, छोटो b bar is position vector of b bar with respect to origin, बराबर है। and a b bar is a displacement vector कि हमारा वेक्टर a से b तक है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तुम किधर था, that is termed as position vector. Cleared with this? समझ रहा है बच्चों, क्लियर है, एकदम बेसिक कंसेप्ट समझ रहा है, बराबर है। ओके, I am 5 kilometer away from Nalasopara station. That is my position vector. समझ रहा है? That is we are taking that point as origin. वहां से 5 किलोमीटर दूर, in the east. In the east. Cleared है? तो यहाँ पे एकदम बेसिक कंसेप्ट समझना, आराम से। तो छोटो ए बार, छोटो बी बार, छोटो सी बार, छोटो डी बार, छोटो ई बार, जब भी ऐसे टर्म आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट। क्लियर, एक पॉइंट के हिसाब से तुम किधर है, और वो पॉइंट से अगर तुम दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो दूसरा पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे है,
और यहाँ से तुम वहां पे जा रहे हो तो उसको हम कहेंगे कौन सा वेक्टर बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि तुम इतना डिस्प्लेस हो रहा है। बराबर है बच्चों, एकदम सिंपल कंसेप्ट, कुछ डाउट है? सो ए बी बार इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको लिखते कैसे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। वैसे सी डी बार इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमारा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सी से हमारा पार्टिकल डी तक गया है। समझ ना आराम से, ये कह रहा है कि हमारा पार्टिकल जो भी है वो ए से एफ तक गया है। समझ रहे हैं बच्चों? ये कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो ए से बी तक गया है। देखो ना, ए से बी तक गया है ना, डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पे ई एफ बार, तो आप क्या कहोगे, कहां से कहां तक जा रहे हैं, ये ई से एफ तक जा रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे दैट इज फाइनल वेक्टर एफ बार माइनस ई बार, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्लियर विद दिस? एकदम सिंपल पॉइंट है। ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, अ वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग बार ऑन उसका हेड, या तो बार लिखो या तो एरो लिखो। अगर सिंगल आ रहा है मतलब वो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। एंड सेकंड, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। कुछ डाउट है? कहा ना बच्चों, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, वो अभी आपको समझा रहेगा नहीं समझा रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंट्रेंस के हिसाब से वो आराम से आपको क्लियर होगा, क्योंकि धीमे धीमे ना जो हमने वहां पे पढ़ा था एक एक टर्म्स डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए, ये उसी का एक ब्रांच है मैथ्स का, वेक्टर्स। समझ रहे हैं बेटा? कैलकुलस और वेक्टर्स बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के लिए। सो आगे बढ़ते बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या बोला बच्चों? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ना सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे कौन से टाइप ऑफ वेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इक्वल वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर दैट इज इक्वल वेक्टर्स। नाउ इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये मार्कर है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का, और ये दोनों इस तरफ ही जा रहे हैं आगे, मतलब इनका देखो ना डायरेक्शन भी उस तरफ है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। बट अगर ये ऐसे जाता और ये ऐसे जाता तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो गया। क्यों? बिकॉज दोनों का क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है बट क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन। ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। वेक्टर रिप्रेजेंट बाय 2 पॉइंट्स, हेड और टेल। बराबर है ना? देखो ना, हेड है टेल सेम डायरेक्शन में जाता रहेगा तो बराबर है बच्चों। क्लियर विद दिस? तो उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होना मांगता है, डायरेक्शन भी सेम होना मांगता है, उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इट इज नॉट इक्वल वेक्टर्स। और डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज जीरो वेक्टर। एक एक पॉइंट देखना आराम से। और जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0, या फिर जीरो वेक्टर को हम ये भी कहते हैं नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होगा 0 एंड इसका डायरेक्शन होगा एनी डायरेक्शन, दैट इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज टर्म्ड एज जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? जीरो वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि ए वेक्टर इस तरफ है, कितना है ये 5, तो माइनस है वेक्टर इस तरफ है, सुनना कंसेप्ट समझना, और ये वेक्टर इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है 5। कंसेप्ट समझना। सपोज इसको हम बी ले लेते, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अगर हम ये 5 कहेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट है, बराबर है, तो क्या होगा, they'll cancel out each other such that resultant कितना आने वाला है 0। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, जीरो वेक्टर, एंड इसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, एनी डायरेक्शन। क्लियर विद दिस? तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, जीरो वेक्टर्स। अ वेक्टर हैविंग कौन सा मैग्नीट्यूड, 0 मैग्नीट्यूड। क्लियर विद दिस?
जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन. कंसेप्ट समझना. 2 मिनट ध्यान देना. अभी अगेन आई विल स्विच बैक टू जीरो वेक्टर. उसके लिए यहां पे ध्यान देना नेगेटिव वेक्टर. नाउ व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान देना बच्चों, अगर हम ये कहेंगे ए बार इज इक्वल टू 5 बराबर है, तो माइनस ए बार है ना वो ऑपोजिट में रहेगा. ध्यान देना ऐसा, दिस इज माइनस ए बार और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है. मतलब ये कौन सा वेक्टर्स हो गए बच्चों? नेगेटिव वेक्टर. क्लियर विद दिस. अगर एक बॉडी है बच्चों जिसका मास है सपोज 5 kg, यहां से फोर्स अप्लाई किया मैंने 5 न्यूटन और यहां से भी हमने फोर्स अप्लाई किया बच्चों 5 न्यूटन. सो हाउ आर दे आर नेगेटिव वेक्टर्स. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन कैसे? ऑपोजिट. सो सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स. और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा. उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर. सो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. जब भी नेगेटिव वेक्टर्स की बात होगी ना तो याद रखने का ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री. बिकॉज एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों? बराबर देखो ना, ऐसा. दोनों का डायरेक्शन कैसे? ऑपोजिट है ना बच्चों. ठीक है, क्लियर. सर एंगल कैसे फाइंड करने का? समझना, एंगल कैसे फाइंड करने का वेक्टर्स का. नाउ अगर आपको वेक्टर्स का एंगल फाइंड करने का है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो व्हाट यू हैव टू डू, एकदम सिंपल है. या तो टेल को टेल से ज्वाइन करो या तो हेड को हेड से. हमारे महाराष्ट्र बुक में सारे ऑथर्स, महाराष्ट्र के मतलब जो भी इंडियन ऑथर्स की बुक में टेल को टेल से ज्वाइन किया जाता है. बट अगर हम ओवरसीज बाहर के बुक देखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, फॉरेन ऑथर्स के बुक, वहां पे हेड को हेड से ज्वाइन किया जाता है. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल obtained when we join tail to tail or head to head. जब हेड टू हेड ज्वाइन करना या तो टेल टू टेल ज्वाइन करना, तो ऐसा जो टर्म मिलेगा जब हेड टू हेड ज्वाइन करके जो एंगल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. क्लियर विद दिस. ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यहाँ पे लिखते हैं बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ वेक्टर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बाद में बहुत काम आने वाला है. अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ. A vector can be displaced parallel to itself and displacing the vector parallel to itself remains unaffected. कैसा? remains unaffected. सर इतना ज्यादा इंग्लिश सब एक साथ लिख दिया आपने, एक्सप्लेन करता हूं. A vector can be displaced parallel to itself and displacing the vector parallel to itself remains unaffected. मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मतलब एक वेक्टर अगर यहाँ पे है सपोज ए बार 5 न्यूटन, अब उसको उसकी ही पैरेलल में ऐसा डिस्प्लेस कर सकते हो. एंड जब वो वेक्टर्स को उसी के पैरेलल में डिस्प्लेस करोगे तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. समझ रहे हैं? वैसे अगर एक वेक्टर यहाँ पे था, अब उसी के पैरेलल में या तो यहाँ पे लेके जाओ, या तो ऐसे 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 लेके आओ, मतलब ये ऐसा था, उसी के पैरेलल में लेके जाओ. A vector can be displaced parallel to itself and displacing the vector parallel to itself remains unaffected. ये important point है. Cleared with this? आप कोई भी एक वेक्टर को उसके पहले में डिस्प्लेस कर सकते हो. समझ रहे हैं? मतलब क्या ये इस में इसको ऐसे डिस्प्लेस करूं चलेगा? नहीं, ये इक्वल नहीं है. क्योंकि वेक्टर इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम और डायरेक्शन भी सेम है. अभी आपने इसको यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया है, तो दोनों का क्या सेम है? मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, क्योंकि इसी को डिस्प्लेस किया और डायरेक्शन भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है.
मैग्नीट्यूड तो सेम ही है और डायरेक्शन भी दोनों का यही डायरेक्शन है, देखो ना सेम डायरेक्शन यार। अभी देखो मैं यहां से यहां पे देख रहा हूं और मैं थोड़ा यहां से यहां पे देख रहा हूं, मतलब आई एम डिस्प्लेसिंग माई सेल्फ पैरेलल बट द डायरेक्शन इज सेम। तो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, मतलब ये अनअफेक्टेड है। कब? व्हेन यू डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। क्लियर्ड विद दिस? अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड डिस्प्लेसिंग द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेंस अनअफेक्टेड। अगर आप उसको घुमाओगे ना तो चेंज होगा, ऐसे करोगे ये इक्वल है क्या? नहीं, इट्स नॉट इक्वल, इट्स अनइक्वल। क्यों सर? मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, नहीं। इक्वल है नहीं, इक्वल है नहीं, इक्वल है नहीं, इक्वल है नहीं, और वापस ऐसा आया तो हाँ इक्वल है। मतलब क्या कहा सर आपने? क्या किया ये? मतलब अगर आपने वेक्टर को रोटेट किया तो दैट वेक्टर एंड जो रोटेट हो गया है वेक्टर वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल तब होगा जब आप उसको वापस 360 डिग्री से रोटेट करो। 360 मतलब अगर आप उसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लाओगे अगेन तो ये वेक्टर इक्वल है। सो वेक्टर इक्वल कब होगा? व्हेन यू डिस्प्लेस इट पैरेलल टू इटसेल्फ या आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। वेक्टर्स इक्वल कब होगा? व्हेन यू डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर्स रिमेन अनअफेक्टेड। कब? व्हेन यू डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री के रोटेशन के बाद ही इक्वल होगा। ये दो पॉइंट समझा? क्लियर विद दिस? ओके। अब देखते हैं बच्चा वेक्टर इक्वल का मतलब क्या है, पता है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए एक एक चीज देख रहे हैं हम लोग। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब एंगल फाइंड करने बोला है। सपोज एक वेक्टर है यहाँ पे पी बार ऐसा और एक वेक्टर है यहाँ पे क्यू बार, इनके बीच में एंगल फाइंड करने बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको है ना यहां से यहां तक डिस्प्लेस करेंगे ऐसा, मतलब ये पहले इधर था, इसको यहां से यहां तक पैरेलल लेके आओ, मतलब क्यू बार अब यहां पे आया। मतलब हमने क्या किया, इसके टेल को ये पी के टेल से ज्वाइन किया, मतलब टेल को टेल से ज्वाइन करो और हेड को हेड से ज्वाइन करो। समझ रहे ना बच्चों? सो दैट ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टेल टू टेल और हेड टू हेड। या फिर हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, बराबर है क्या, कि मैं ये पी को ऐसे डिस्प्लेस करता यहां से, ये भी चल सकता था, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल आर वन एंड द सेम। क्योंकि अगर इसी का रेप्लिका अगर ये देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों ना वर्टिकली ऑपोजिट बनेगी। देखो ना ऐसा पी क्यू बराबर है और पी, और अगर सपोज ये पी ऐसा रहता, उसी का रेप्लिका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और क्यू ऐसा है ना, मतलब हेड को हेड से ज्वाइन किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम लोग एकदम सिंपल लॉजिक में रहेगा, हम क्या करेंगे, टेल को टेल से ज्वाइन करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब मैंने कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ पे ध्यान देना कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर है पी बार और ये वेक्टर है क्यू बार 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार? तो 60 डिग्री नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि एंगल कब मिलेगा, व्हेन यू जॉइन या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। ये इसका पी का टेल क्यू के हेड के साथ जॉइंड है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू को आगे खींचेंगे या पी को पीछे खींचेंगे, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। तो जो करना है करो यार। तो हम क्या करेंगे, क्यू को आगे खींच लेंगे, मतलब इस तरीके से। वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब उसी को मैं आगे लेके जाऊं तो भी चलेगा, इस तरीके से। डायरेक्शन चेंज नहीं होना मांगता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि वही वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना मांगता, दिख रहा है? तो हम क्यू को ना यहां से यहां पे धक्का मार के यहां पे लाया, सिर्फ थोड़ा डिस्प्लेस किया, उसी का मतलब उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, इस तरीके से। नाउ अभी ये क्यू का टेल है और ये पी का टेल है, ये पी का हेड है, ये क्यू का हेड है। नाउ दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। वो कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये होगा 120 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है। कैसे? लीनियर पैर। कैसे? लीनियर पैर, पता है ना? वेरी गुड। तो अगर ये पूरा 180 है 60 है, कंसेप्ट समझ रहे ना बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा और एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया था कुछ इस तरीके से 70 डिग्री, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये पी बार है और ये क्यू बार है, क्या करेंगे? कुछ नहीं,
वेक्टर को क्या करना है हमको, पैरेलली डिस्प्लेस करना है। या तो इसको ऐसे पीछे लेके आओ, या तो इसको ऐसे पीछे लेके आओ, या फिर इसको आगे लेके जाओ। किसको, पी को। दोनों कर सकते हैं, दोनों करके दिखाता हूं मैं। देखो किसी को भी डिस्प्लेस करो लेकिन पैरेलल। तो पी को मैं यहाँ पे सपोज यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से आगे लेके जाते हैं, तो ये हमारा पी बार हो गया। तो एंगल कितना हो गया ये, अगर ये 70 है, टोटल कितना होना मांगता है 180, तो ये कितना हो गया 110। तो एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार इज 110। सर आप ये भी कर सकते थे, हाँ देखो ना, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। So vector is displaced parallel to itself and displacing the vector parallel to itself remain unaffected. तो अगर ये 70 है तो बट ऑब्वियसली 110 ही होगा, बिकॉज ये दो पैरेलल है। और ये कौन से एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कुछ इंटीरियर एंगल्स। समझ रहे ना बच्चों, कंसेप्ट पढ़ा रहेगा आप लोग ने। क्लियर्ड विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का। ये दोनों का एडिशन हमेशा दो पैरेलल लोग के बीच में, ऐसे एडिशंस कितने होते हैं 180 डिग्री। क्लियर्ड विद दिस, कुछ डाउट है, पक्का, ओके। तो बेसिकली एंगल कैसे फाइंड करने का समझ गया। हाँ, तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स में एक वेक्टर ऐसा आगे की तरफ बढ़ रहा है, बराबर है, देखो ना किधर गया, हाँ नेगेटिव वेक्टर्स में एक वेक्टर ए ऐसा बढ़ रहा है, ओके, और माइनस से कुछ इस तरफ जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे, टेल को टेल के साथ ज्वाइन करेंगे, और जो एंगल मिलेगा दे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कितना एंगल मिल रहा है 180। सो एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स बोलो या एंटी पैरेलल, अभी एंटी पैरेलल क्या, तो उसके पास हम आएंगे, हमेशा 180 डिग्री होता है। सो तो इक्वल वेक्टर्स में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स थीटा कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों का क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार, तो ए बार भी ऐसा रहेगा, बी बार भी ऐसा रहेगा। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा, बराबर है ना बच्चों, तो दोनों का मैग्नेट तो सेम ही था, और जब रखेंगे दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। मतलब इसका टेल इसके टेल के साथ और इसके हेड का कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया 0। एक एक छोटा पॉइंट समझना बच्चों, तो आगे जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स है ये, डायरेक्टली बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं खोल सकते, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, दैट इज फिजिक्स। क्लियर विद दिस, ओके। चलो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा, ओके, होप सो ये आप लोग लिख लिया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली 3 टाइप के वेक्टर्स हो गए, कौन से वेक्टर्स, यस यस यस, कैरी ऑन फटाफट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स, बराबर है। अब हम कहेंगे यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कहेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। क्लियर विद दिस, ओके। एंड डायरेक्शन वो हमको दिया रहेगा। एक्चुअली यूनिट वेक्टर का जो काम है ना, वो हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। मतलब अगर हम देखेंगे एक ऑफिस को चलाने के लिए 2 लोग इंपॉर्टेंट है, एक बॉस और सेक्रेटरी। तो ये यूनिट वेक्टर इज एक्टिंग लाइक अ सेक्रेटरी, वो बॉस को गाइड करता है कुछ इस तरीके से, समझ रहा है, मैनेजर की तरह बात कर सकते हो, गाइड करते हैं। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर और वेक्टर इन मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन इन द गिवन वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर था उसी डायरेक्शन में उसका वो रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1। इसको याद रखना बच्चों फिलहाल के लिए, अगेन आई विल स्विच बैक टू दिस, बट फिलहाल तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। क्लियर विद दिस, ओके। इसको लिखते हैं कैसे, ध्यान देना। सपोज ए है तो इसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं हम लोग, उसके ऊपर कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, कैप। इसको हम लिखते हैं ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सर ये तो आपने सीखा है नहीं, देखते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए 2, 1, 3 and we have to write position vector, मतलब with respect to origin, with respect to origin। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स दिया है, सर ये 3 कोऑर्डिनेट्स अब तक 2 पढ़ा था, क्योंकि अब तक हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के बारे में डील कर रहे थे। अब और एक एक्सिस आ रहा है जेड एक्सिस। सो अगर हम देखेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है, तो जेड एक्सिस ऐसा ऊपर की तरफ होगा। दिस इज 3 डायमेंशन।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. क्लियर विद दिस? ओके. तो बेसिकली ए बार को हम क्या लिखते हैं? व्हाट इज ए बार? ए बार इज इक्वल्स टू 2 आईचा कॅप, 1 जेचा कॅप, 3 केचा कॅप. वेट. So what is I cap, J cap, K cap? Sir, I cap, J cap and K cap, I cap, J cap and K cap are unit vectors. Unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. I cap, J cap and K cap are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. समझना, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात करेंगे, कंसेप्ट समझना भी आ रहा है आराम से. देखो हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे अभी धीमे धीमे. तो ये हमारा 3 एक्सिस हो गया. एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक हो गया हमारा वाई एक्सिस, और एक हो गया हमारा कौन सा एक्सिस बच्चों? जेड एक्सिस. तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस. सो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस. मतलब आई कैप मतलब पता चल गया हमको कि हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है. अब कितना है अलोंग है? देखो कितना है? 2. तो 2 आई कैप मतलब वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना? 2 है. आई कैप gives the direction along x axis. इसलिए मैंने कहा यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना, गाइड करना. समझ रहे बच्चों? 1 आई कैप मतलब सिर्फ आई कैप मतलब along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस. समझ रहा है? तो अगर मैंने यहां पे लिखा 2 आई कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये हमको गाइड कर रहा है. ये हमको गाइड क्या कर रहा है? ये हमारा असिस्टेंट है, गाइड कर रहा है. क्या? कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. कितना? 2. मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, तो मेरा वेक्टर यहां से यहां तक है. समझ रहा है? अगर हमने यहाँ पे कहा 3 जे कैप, तो ये हमको गाइड कर रहा है कि हमारा वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है. कितना है? 3. मतलब यहां से यहां तक 3, मतलब इस तरफ हमारा वेक्टर जा रहा है. दिख रहा है ना? तो ये गाइड कर रहा है हमको. यूनिट वेक्टर हमारा गाइड है. क्लियर विद दिस? क्या बता रहा है? किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहे हो, ये हमको दिशा देता है. क्लियर विद दिस? ओके. जैसे अगर हमने यहाँ पे कहा 5 के कैप, -5 के कैप, अब नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है ना वो नीचे की तरफ है. मतलब के कैप मतलब ये बता रहा है कि नेगेटिव जेड एक्सिस, और कितना? 5, मतलब यहां से लेके यहां तक. तो ये मैग्नीट्यूड है, बट ये कौन है? ये हमको गाइड कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. अगर आई कैप और जे कैप दोनों है पिक्चर में, मतलब हमारा वेक्टर जो है ना, समझना भी आराम से, आई कैप और जे कैप दोनों है पिक्चर में, मतलब हमारा वेक्टर जो है ना वो एक्स, सिर्फ एक्स पे नहीं जा रहा, सिर्फ वाई पे नहीं जा रहा, एक्स और वाई के बीच में कहीं पे जा रहा है. अब आई कैप और वाई कैप, अब आई कैप और के कैप है, मतलब हमारा वेक्टर कहां पे जा रहा है? एक्स और जेड की तरफ बढ़ रहा है. समझ रहा है बच्चों? आराम से. क्लियर विद दिस? ओके. अभी ये है ना, मतलब हमारा वेक्टर्स कैसा बढ़ रहा है? हमारा वेक्टर्स तीनों दिशा में बढ़ रहा है. मतलब ये अगर देखो ना बच्चों, मतलब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ. ये पॉइंट तीनों दिशा में बढ़ रहा है. एक्स में भी जा रहा है, देखो ना, वाई में भी जा रहा है, और जेड में भी जा रहा है. अगर ऐसा गया मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस, या ऐसा गया तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अभी सिर्फ एक्स की तरफ बढ़ रहा था, अब ये वाई की तरफ बढ़ रहा था, अब ये जेड की तरफ बढ़ रहा था. अगर अब देखोगे तो ये एक्स की तरफ भी कुछ बढ़ा है, देखो ना, यहाँ से आगे गया है ना, वाई की तरफ भी कुछ बढ़ा है क्योंकि यहाँ से भी आगे गया है. पहले यहाँ पे था, ओरिजिन पे था, और ऊपर भी गया, मतलब जेड की तरफ भी कुछ बढ़ रहा है. मतलब ये तीनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो यूनिट वेक्टर गिव्स अस अ डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपन कैसे फाइंड करेंगे वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों? यूनिट वेक्टर. तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करने का वो बताओ. ओके, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे एकदम सिंपल तरीके से फाइंड करने का, दैट इज इक्वल टू a बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
जो टर्म दिया 2 का स्क्वायर प्लस ए टर्म दिया 1 का स्क्वायर प्लस ए टर्म दिया 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 1 कितना होगा 14 यूनिट्स. ये उसका मैग्नीट्यूड है. क्या है उसका ये मैग्नीट्यूड. क्लियर्ड विद दिस. ओके, वेट आई विल एक्सप्लेन यू. अगर बेसिकली बच्चा यहाँ पे होता, सपोज मेरा कोऑर्डिनेट है P 2,3 या 3,4. सर 3 मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 4, मतलब पॉइंट यहाँ पे आपका P. मुझे ये फाइंड करना, आप कैसे करते थे. तो सिंपल है. ये कितना है, यहाँ से 3 यहाँ से 4, तो ये 3 ये 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर है ना. तो जब 2 डायमेंशन में रहता है तो तुम दोनों के स्क्वायर को ऐड करता है, तो 3 डायमेंशन में रहना तो तीनों के स्क्वायर को ऐड करो. समझ रहा है. यानी हमेशा ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होने वाला मैग्नीट्यूड के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बी बार दिया होता, ये पोजीशन है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, छोटो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिया होता -3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. तो कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ सबके स्क्वायर का एडिशन, और कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता और एक का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव. तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 प्लस 9 कितना होता है यस 20. टोटल ऐड करो कितना मिलेगा 50. 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 25. 2 का रूट पॉसिबल नहीं है, 25 का रूट कितना होगा 5, दैट्स 5√2 यूनिट्स. दिस वे यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. तो जब भी मैग्नीट्यूड पूछा तो किस तरीके से फाइंड करने का पता चल रहा है ना, वेरी सिंपल. किस तरीके से करने का, जो भी टर्म्स है अंडर रूट में इसके स्क्वायर का एडिशन. क्लियर्ड विद दिस. ओके, सो यूनिट वेक्टर का मतलब पता चला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. अब यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम ए कैप लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बार अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. व्हाट इज गिवन वेक्टर, 2i चा कैप प्लस j चा कैप प्लस 3k चा कैप द होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 14. ये हमारा यूनिट वेक्टर है. कौन है ये हमारा यूनिट वेक्टर. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहोगे तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. देखो किस तरीके से, ऐसे अम्मा ने क्या सिखाया शेयरिंग, जब भी डॉक्टर अकेला मतलब डिनोमिनेटर अकेला तो सबको बांट देने का. सो 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 3/√14, सॉरी ये 1 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1/√14 k कैप. अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. कर क्या करें, कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करने का. सर i के साथ जो टर्म है उसको अंडर रूट में स्क्वायर में लिखो. कौन है 2/√14, तो 2/√14 का स्क्वायर प्लस 1/√14, 1/√14 का स्क्वायर प्लस 3/√14, 3/√14 का स्क्वायर. ओके, अप दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर 14, 1 का स्क्वायर 1, √14 का स्क्वायर 14, 3 का स्क्वायर 9, √14 का स्क्वायर 14. ऐड 9 प्लस 1, देखो नीचे वाला तो टर्म सेम ही है ना, तो नीचे वाला टर्म सेम ही है, तो ऊपर क्या मिल रहा है 4 प्लस 1 प्लस 9, 14/√14 कैंसिल, कितना मिला 1. देखो ना, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1. सर आपने मैग्नीट्यूड को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो लेंथ होता है, वो हमेशा पॉजिटिव. ये नेगेटिव जो आता है वो हमको डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है. इसलिए मैंने इसको मॉड के अंदर लिखा. किसके अंदर लिखा है बच्चों, मॉड के अंदर. दिख रहा है ना बच्चों, किसके अंदर लिखा है मॉड. ये कभी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो कितना आ रहा है हमें मैग्नीट्यूड 1. तो यूनिट वेक्टर का मतलब पता चला. ये सिर्फ हमको क्या देगा, डायरेक्शन देगा. मतलब ये है ना, ये जो पॉइंट है ना वो तीनों एक्सिस पे लाया हो रहा है, कहीं पे तीनों एक्सिस के बीच में लाया हो, मतलब ये 3D है.
सिर्फ 2 लोग आएगा तो 2D, 1 आएगा तो 1D, मतलब 1 डायमेंशन। ओके, सो बेसिक हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में। सो वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड और वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, ठीक है, एंड डायरेक्शन क्लियर, एंड इट ऑलवेज गिव्स अस अबाउट डायरेक्शन, इसे उससे हमको डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाओ बच्चों, क्लियर विद दिस। ओके, आगे आगे धीमे धीमे और भी ऐसे बहुत से वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कोलिनियर वेक्टर, और सिक्स पैरेलल। ये दोनों कंसेप्ट में हम लोग को एक ही सेम याद रखने का, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। कोलिनियर वेक्टर ये कब होता है? कोलिनियर वेक्टर्स व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन, बराबर है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन। जैसे ये ए बी बार है, बराबर है ना बच्चों, ये बी सी बार है, इसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। फिजिक्स के हिसाब से हम इसको लिखते हैं ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी सी बार या एन टाइम्स बी सी बार। फिर ये ना, ये होता है स्केलर मल्टीपल, मतलब जब एक वेक्टर दूसरे का कौन सा मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल में क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। सर डायरेक्शन सेम तो इक्वल में भी होता है, बाबा इधर मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, सिर्फ सेम डायरेक्शन रहेगा ना, तो हम कहेंगे कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। जैसे अगर ये हो गया ए बी बार, क्या हो गया सी डी बार, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है नहीं है दैट वी डोंट नो, बट मैग्नीट्यूड सेम है। सो ए बी बार, तो यहाँ पे भी कंडीशन दोनों के लिए सेम ही लिखने का हम लोग को एग्जाम में। ए बी बार इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ सी डी बार, मतलब यहाँ पे भी वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। भैया सर ये क्या बोला आपने कि कोलिनियर में भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, पैरेलल में भी वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो पता कैसे चलेगा कि कोलिनियर कब और पैरेलल कब? कोलिनियर में दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन, पैरेलल में कुछ इस तरीके से। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी फॉर कोलिनियर और सी फॉर दोनों के बीच में ना कुछ कॉमन पॉइंट है, मतलब ए बी बार इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ बी सी बार, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है। दिख रहा है कोई कॉमन पॉइंट है? यहाँ पे दो अलग अलग है, तो इसलिए इसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर, इसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अब जब मतलब रोड पे एक दूसरे के पीछे ये कार जा रहा है, मतलब दे आर अलोंग द सेम लाइन, बराबर है, वन वे रोड है, ऐसे ही जा रहा है, दैट इज कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। हमारे जो फुटस्टेप्स है वो कौन से? पैरेलल वेक्टर। देखो ना बच्चों, ऐसे ही चलता है ना, बराबर, दोनों का क्या सेम रहता है? मैग्नीट्यूड भी सेम, और बराबर है डायरेक्शन भी सेम ही रहता है ना, इक्वल। क्लियर विद दिस? ऐसे ही रहता है क्या? ऐसे चलता है क्या? एक ज्यादा और एक स्लोली, ऐसे चलता है क्या? नहीं, मतलब ये कौन से वेक्टर्स है? पैरेलल। क्योंकि ये लोग का मिलन होता है क्या? नहीं, देखना ऐसा है क्या, मिल के ऐसा था, कैटवॉक रहेगा तो बात अलग है यार, वो ठीक है, वो कोलिनियर कहलाएगा, एक ही लाइन में जाएगा, पर हमारे फुटस्टेप्स कैसे होते हैं? पैरेलल। समझा बच्चों? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखता हूं मैं 7, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, टेल को टेल के ऊपर रखा। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर में दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, बट दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट। इक्वल है नहीं है पता नहीं सर, अगर इक्वल रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है तो इक्वल वेक्टर। मतलब इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। Every parallel vector is not equal vector, but every equal vector is parallel vector. Every negative vector is anti-parallel vector, but every anti-parallel vector need not to be negative, क्योंकि नेगेटिव में मैग्नीट्यूड भी सेम होना मांगता है, तो इसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, जहाँ पे थीटा कितना रहेगा? 180 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन कैसा है बच्चों? ऑपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखने का नेगेटिव में, इक्वल में। क्लियर विद दिस? ये समझा बच्चों? ओके, पक्का क्लियर है? ओके, नाउ 8 पॉइंट
कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, बराबर है। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन along the same line कोलिनियर, एंड when they lie in the same plane, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ रहे हैं बच्चों? कुछ इस तरीके से। और आगे जब चैप्टर चलेगा ना बच्चों, तो एक एक पॉइंट डीप डीप में पढ़ने वाले, नो वरी अबाउट द सेम। तो ये सपोज ये x है, ये y है, ये z है, बराबर है। क्लियर विद दिस? ओके। अब हमने क्या किया, ये प्लेन को कहेंगे वाई जेड प्लेन, 3 एक्सिस है ना, ये प्लेन को हम कहेंगे कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन को जिस तरीके से लाया होता है, और ये जो तीनों एक्सिस है ना एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनके बीच में यहाँ से एंगल 90, इसके बीच में यहाँ से एंगल 90, इसके बीच में यहाँ से एंगल 90, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ध्यान देना, बराबर है। और यहाँ से कुछ ऐसा प्लेन बनाता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। That's it. Clear with this? सर क्या बोला आपने? तीनों के बीच में एंगल 90, हाँ, तीनों एक दूसरे के साथ कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। कैसे? कंसेप्ट क्या है सर? देखो, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ से एंगल 90, इसके बीच के लिए यहाँ से एंगल 90, और इसमें यहाँ से एंगल 90 नीचे से, ठीक है। अब ध्यान देना ना, एक वेक्टर सपोज ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। सपोज इसको ए बार बोलेंगे, इसको बी बार बोलेंगे, तो ये कौन से वेक्टर? ये हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स, बिकॉज दे लाइन सेम प्लेन। इसको कहेंगे वाई जेड प्लेन, एक प्लेन हो गया ये। इसको कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मिलके प्लेन बनाया, तो इसको कहेंगे हम एक्स वाई प्लेन। जैसे अगर इसको कहेंगे हम सी बार, इसको कहेंगे हम डी बार। So they are which vector? They are coplanar vectors. अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, बराबर है ना, तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए? कोप्लेनर। जैसे इसको कहेंगे ई बार, इसको कहेंगे एफ बार, दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। बट ये और ये कोप्लेनर नहीं है, बिकॉज दे लाइन डिफरेंट प्लेन। और वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर टर्म्ड एज कौन सा वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर। जैसे आपने शायद से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा था इंसिडेंट रे, बेसिकली ये हमारा था रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा था नॉर्मल। दे लाइन द सेम प्लेन, ये ऐसे ऐसे। नॉर्मल ऐसा था क्या सामने की तरफ? नहीं ना, यही नॉर्मल होता है ना। मतलब दे लाइन द सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। द वेक्टर्स विच लाइन द सेम प्लेन। जैसे मैंने यहाँ से एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक एरो ड्रॉ किया, ये कोप्लेनर हो गया, बिकॉज दे लाइन द सेम प्लेन। बराबर है ना बच्चों? एक वेक्टर ऐसा जा रहा है और एक वेक्टर ऐसा ऊपर से ऐसा आ रहा है, तो दोनों का प्लेन क्या हो गया? अलग हो गया। Cleared with this, they are non-coplanar. So the vectors lying the same plane is termed as coplanar vectors, and the vectors that does not lie in the same plane are called as non-coplanar vectors. Cleared with this? Okay. Next. ये समझा बच्चों? 9th point. ठीक है। Resultant of vector. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैं धक्का मार रहा है 2 न्यूटन से, कोई और धक्का मार रहा है 3 न्यूटन से। हम दोनों मिलके इसको धक्का मार के आगे लेके जा रहे हैं, बट कोई और आया और बोला अरे हट, अकेला धक्का मारेगा, और वो आके हम लोग को रिप्लेस किया, और उसने अकेले ने इसको धक्का मार के लेके गया आगे। मतलब मेरे और वो 2 लोग का मिलके किसी एक ने वो काम किया है, तो वो हम दोनों का रिजल्टेंट है। क्लियर विद दिस? और वेक्टर, बराबर है ना बच्चों? क्लियर विद दिस? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर जब when 2 or more vectors are expressed in terms of a single vector, that single vector is termed as resultant of that vector. जब एक या मतलब एक से ज्यादा वेक्टर्स एक सिंगल वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो जो सिंगल वेक्टर्स को हम कहेंगे उसका रिजल्टेंट है। क्या कहेंगे? उसका रिजल्टेंट है। क्लियर विद दिस? व्हेन 2 or more vectors are expressed in terms of a single vector, then that single vector is termed as resultant of a vector.
क्लियर विद दिस, तो ये बेसिक कंसेप्ट समझा बच्चों। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, किसके बारे में बच्चों, वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ लॉस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जस्ट कॉपी द नोट्स।